वेलकम टू अमेजिंग माइंड शिफ्ट, एक ऐसी जगह जहां इनर ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है कॉस्मिक अवेयरनेस से। आज हम निकलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर, अपने ही अंदर बसे उन 7 ऊर्जा के केंद्रों की खोज में जो हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और सोल की शक्ति को तय करते हैं। तो बैठ जाइए सुकून से और महसूस कीजिए इस प्यारी सी एनर्जी को। क्या कभी ये सोचा है कि एक इंसान जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, वो फिर भी हर सुबह सब कुछ खो देने के डर से क्यों जगता है? हाँ, मतलब ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। वही ना। या फिर कोई बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट अचानक से अपनी क्रिएटिविटी क्यों खो बैठता है? तो आज की चर्चा में हम सिर्फ कलर्ड व्हील्स या मिस्टिकल लाइट्स की बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम सोर्सेस के जरिए ह्यूमन सर्वाइवल, साइकोलॉजी और बायोलॉजी के उस डीप सॉफ्टवेयर को डिकोड करेंगे जिसे चक्रास कहा जाता था। एग्जैक्टली। तो एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू लेते हैं ताकि सबके लिए बेस सेट हो जाए। हमारी शुरुआत होती है रूट चक्रा या मूलाधार से, है ना? इसका मंत्रा लैम है जो धरती से जोड़ता है और स्टेबिलिटी लाता है। और इसके ठीक ऊपर सैक्रल चक्रा या स्वादिष्ठाना, उसकी वाइब्रेंट ऑरेंज लाइट और वैम मंत्रा क्रिएटिविटी और पैशन को जगाता है। सही कहा। फिर पेट के पास चमकता है सोलर प्लेक्सस या मणिपुरा, जहां रैम मंत्रा कॉन्फिडेंस और इनर फायर को फ्यूल करता है। उसके बाद दिल के केंद्र में आता है हार्ट चक्रा यानी अनाहता, जहां यम मंत्रा से अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस का दरवाजा खुल जाता है। और गले में स्थित थ्रोट चक्रा या विशुद्धा आवाज और सच्चाई का केंद्र है, जहां हैम मंत्रा हमें क्लैरिटी देता है। इन आंखों से ऊपर क्या है? दोनों आईब्रोज के बीच थर्ड आई या आजना चक्रा बेस किया गया है, जो ओम शब्द के साथ इंट्यूशन को अनलॉक करता है। और अंत में सर के सबसे ऊपरी हिस्से पर क्राउन चक्रा या सहस्रारा है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जो ओम की गूंज से हमें पूरे यूनिवर्स से जोड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है ना कि आज की इस इन डेप्थ चर्चा का मकसद इन कॉन्सेप्ट्स को किसी पुरानी किताब की तरह पढ़ना नहीं है। तो मकसद क्या है एक्चुअली? आज की फास्ट पेस लाइफ में, जहां हर कोई डेडलाइंस और बर्नआउट से जूझ गया है, वहां ये समझना जरूरी है कि ये चक्रा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रोजमर्रा के बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। सही बात है। इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल एक जरूरत बन चुका है। और चूंकि आसमान की तरफ बढ़ने से पहले जमीन पर मजबूती से खड़ा होना बहुत जरूरी है, हम शुरुआत उस फाउंडेशन से करेंगे, यानी रूट और सैक्रल चक्रास। बिल्कुल। अगर ध्यान से देखें तो ये फाउंडेशन एक बिल्डिंग की नींव की तरह है, और जो सैक्रल फ्लो है वो उस बिल्डिंग के अंदर की प्लम्बिंग या वाटर सप्लाई की तरह है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अगर नींव ही दही हुई हो तो अंदर बहने वाला पानी सिर्फ तबाही लाएगा, है ना? एग्जैक्टली। रूट चक्रा या मूलाधारा फिजिकली बेस ऑफ द स्पाइन पर स्थित है। ये अर्थ एलिमेंट और लाल रंग से जुड़ा है, लेकिन बायोलॉजिकली पता है ये क्या करता है? क्या? ये हमारे नर्वस सिस्टम के फाइट और फ्लाइट मोड को कंट्रोल करता है। जब सोर्स मटेरियल कहता है कि रूट चक्रा ब्लॉक हो गया है, तो इसका मेडिकल मतलब ये है कि इंसान का नर्वस सिस्टम लगातार थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, यानी दिमाग हमेशा खतरे का सिग्नल दे रहा है। हाँ, और ऐसा इंसान क्रॉनिक फियर या फाइनेंशियल स्कैर्सिटी माइंडसेट में चला जाता है। जैसे शुरुआत में जिक्र हुआ, बैंक अकाउंट भरा होने के बावजूद दिमाग सर्वाइवल मोड में फंसा रहता है, वो स्टेबिलिटी मोड में आ ही नहीं पाता। पर एक सवाल यहाँ आता है, सोर्सेज में इस स्कैर्सिटी माइंडसेट को ठीक करने के लिए कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, जैसे ताड़ासना या लैम मंत्रा का 108 बार जाप। माउंटेन पोज भी कहते हैं उसको। हाँ, तो एक आम इंसान सोचेगा कि सिर्फ पैर जमीन पर टिकाकर खड़े होने से या लैम बोलने से बैंक अकाउंट खाली होने का डर कैसे खत्म हो सकता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक पूरी तरह से न्यूरोसाइंस पर आधारित है। देखो, जब इंसान लैम मंत्रा का जाप करता है तो एक स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा होती है। ओके। ये वाइब्रेशन पेल्विक फ्लोर और स्पाइन के बेस पर रेजोनेट करती है, जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। वेगस नर्व सीधे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि हम सुरक्षित हैं। ओह वाओ, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम होता होगा। बिल्कुल। और जहां तक तड़ासना की बात है, ये प्रोप्रियोसेप्शन पर काम करता है।
मतलब बॉडी का स्पेस में अपनी पोजीशन को समझना। तो जब पैर जमीन पर फर्मली प्लांट होते हैं तो नर्वस सिस्टम अर्थ की सॉलिडनेस को महसूस करके पैनिक स्विच को ऑफ कर देता है। एग्जैक्टली। साथ ही रेड रूट वेजिटेबल्स जैसे बीट रूट या गाजर खाना सिर्फ रंग की बात नहीं है, इनमें ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले नाइट्रेट्स होते हैं, हाँ, जो बॉडी को फिजिकली वाइटलाइज करते हैं। वाह। तो जब एक बार बॉडी और दिमाग को ये सिग्नल मिल गया कि मैं सुरक्षित हूँ, यानी नींव मजबूत हो गई, तब फ्लो शुरू होता है। हाँ, लोअर एब्डोमेन में स्थित सैक्रल चक्रा की बारी आती है, स्वादिष्ठाना। ये वाटर एलिमेंट और ऑरेंज रंग से जुड़ा है। ये इमोशंस, सेंसुअलिटी और सबसे जरूरी क्रिएटिविटी का सेंटर है, राइट? सही कहा। और क्योंकि ये पानी और बहाव का सेंटर है, जब कोई इंसान अपने इमोशंस को दबाता है या स्ट्रेस में रहता है तो ये फ्लो रुक जाता है, एक अजीब सी स्टकनेस महसूस होती है। तो इस ब्लॉक को हटाने के लिए सोर्सेज ने क्या बताया है? सोर्स नोट्स में इस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए 417 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और वैम मंत्रा का इस्तेमाल बताया गया है। इसे समझने के लिए लीला नाम की एक पेंटर की केस स्टडी है। ओ हाँ, लीला की स्टोरी, जिसकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से सूख चुकी थी। हाँ, वो इमोशनली नम हो गई थी और किसी भी तरह की खुशी महसूस करने पर उसे अंदर से एक गिल्ट फील होता था। एक गिल्ट, जैसे कि खुश होना कोई गुनाह हो? बिल्कुल। और यही सैक्रल चक्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, गिल्ट। लीला एक वाइज औरत अमारा से मिली। अमारा ने उसे एक ऑरेंज क्रिस्टल दिया और वैम मंत्र सिखाया। उसने लीला को समझाया भी था ना कि वैम मंत्र किसी में बाहर से नई क्रिएटिविटी नहीं डालता, ये मैजिक ट्रिक नहीं है। हाँ, मंत्र का लगातार साउंड और वाइब्रेशन सिर्फ उस डर और गिल्ट के पत्थरों को वहां से हटा देता है जिन्होंने क्रिएटिव नदी को रोक रखा है। और जैसे ही गिल्ट का बोझ हटा, लीला का पेंटिंग का फ्लो वापस आ गया। ये मैकेनिज्म समझना कितना जरूरी है। मंत्र कुछ ऐड नहीं कर रहा, वो बस ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व कर रहा है। सही बात है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया चाहती ही नहीं कि लोग ग्राउंडेड हों। सोसाइटी सीधे लोगों को उनके क्रिएटिव और प्रोडक्टिव पीक पर पुश करती रहती है। हाँ, लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो लगातार नए आइडियाज लाएं, डेडलाइंस मीट करें, चाहे अंदर उन्हें सर्वाइवल का डर ही क्यों ना खड़ा हो। यही शायद आजकल बर्नआउट का सबसे बड़ा कारण है। एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अक्सर नींव को इग्नोर कर देता है। अगर बेस लेवल पर इंसान अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रेस्ड है तो उसे डीप क्रिएटिव वर्क की उम्मीद करना बेकार है। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी भगाना। वही तो, फोर्स क्रिएटिविटी सिर्फ एग्जॉशन लाती है। पहले जमीन पर टिकना होता है, फिर बहना होता है। और जब फ्लो बन जाए तो उस बहते हुए पानी को एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक आग की। और उस एक्शन को सही दिशा देने के लिए दिल की जरूरत होती है। अब आता है सोलर प्लेक्सस और उसके ठीक ऊपर हार्ट चक्र। सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा नेवल के थोड़ा ऊपर स्थित है। इसका एलिमेंट फायर है और रंग गोल्डन येलो। ये दरअसल पर्सनल पावर और बाउंड्रीज का सेंटर है। जब ये वीक होता है तो क्या होता है? इनडिसाइसिवनेस आती है। इंसान को लगता है कि अगर उसने बाउंड्रीज बनाई या लोगों को नो कहा तो सब नाराज हो जाएंगे। वो एक पीपल प्लीजर बन जाता है। जैसे वाराणसी के अर्जुन की कहानी। अर्जुन कभी अपने दोस्तों को ना नहीं कह पाता था। उसकी पूरी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ड्राइव हो रही थी। ये सिचुएशन तो आजकल लगभग हर दूसरे इंसान की है। तो अर्जुन ने इस पैटर्न को तोड़ा कैसे? एक लोकल प्रीस्ट ने अर्जुन को राम मंत्र का जाप और अर्ली मॉर्निंग धूप का एक रिचुअल सिखाया था। उसने बोट पोज जैसी फिजिकल कोर एक्सरसाइजेस शुरू की। अच्छा, देखो, फिजिकली कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से पोस्चर में स्ट्रेंथ आती है, जो दिमाग को सेल्फ रिलायंस का सिग्नल भेजती है। राम मंत्र की फायर और इन एक्सरसाइजेस ने मिलकर उसके अंदर के इनर सन को जगा दिया। उसने सीखा कि बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं और कॉन्फिडेंस का मतलब गुस्सा नहीं बल्कि काम असर्टिवनेस है। पर बिना किसी को चोट पहुंचाए मजबूती से खड़ा रहना। और जब ये बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं, तभी अगला पड़ाव प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, हार्ट चक्र यानी अनाहता। चेस्ट के सेंटर में मौजूद ये चक्र ग्रीन रंग और एयर एलिमेंट से जुड़ा है। ये बताया गया है कि ये नीचे के फिजिकल और ऊपर के स्पिरिचुअल चक्रों के बीच का पुल है, ब्रिज की तरह काम करता है। हाँ। याम मंत्र और अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको बैलेंस करते हैं, जिससे अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस पैदा होती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे लगता है कि सोर्स मटेरियल में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है।
कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? एक तरफ हम सोलर प्लेक्सस पर फोकस कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ, लोगों को कॉन्फिडेंटली नो कहना सीखो, यानी एक दीवार खड़ी करो। हाँ, है ना? और ठीक उसके ऊपर हार्ट चक्रा में आते ही हम अनकंडीशनल लव और सबको माफ कर देने की बात कर रहे हैं। क्या सच में इन दोनों बातों में टकराव नहीं है? टकराव कैसा? अगर कोई इंसान टॉक्सिक बिहेवियर दिखाता है तो क्या उसको माफ करके अनकंडीशनल लव देने का मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करना नहीं हो गया? एक तरफ बाउंड्रीज, एक तरफ अनकंडीशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन सतह पे जरूर लगता है, पर गहराई में यही सबसे प्रोफाउंड ट्रूथ है। इनफैक्ट बिना स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के सच्चा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वेट, सच में? कैसे? अगर बाउंड्रीज ना हो तो जिसे लोग अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो दरअसल फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। लोग अकेलापन के डर से किसी की बुरी बातें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये पॉइंट बहुत गहरा है, यानी फियर को लव समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। सोलर प्लेक्सस में जो आग है वो एक सेफ फेंस बनाती है ताकि हार्ट चक्रा बिना डर के खुल सके। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आने दिया जाए। तो फिर क्या मतलब है? एक बैलेंस्ड हार्ट चक्रा होने का मतलब है कि आप किसी पर गुस्सा नहीं रखते, कंपैशन फील करते हैं, लेकिन उस टॉक्सिसिटी को डिस्टेंस से ही देखते हैं। सेल्फ लव पहले आता है। ये एनालॉजी कि सोलर प्लेक्सस एक पहरेदार है और हार्ट चक्रा एक ओपन गार्डन बिल्कुल सेंस बनाती है। और जब दिल ओपनली ऑपरेट करता है तभी सच्चाई बोलने की हिम्मत आती है। यहाँ थ्रोट और थर्ड आई चक्रास आते हैं। थ्रोट चक्रा यानी विशुद्धा हमारे गले में स्थित है। इसका एलिमेंट स्पेस यानी ईथर है और रंग नीला। ये कुछ ऐसा है कि थ्रोट चक्रा एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है जो हमारे सच को आसपास ब्रॉडकास्ट करता है। अगर ट्रांसमीटर डर से जैम्ड हो तो सिर्फ स्टैटिक सुनाई देगा। ये रेडियो वाली डिटेल बिल्कुल ठीक बैठती है। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन इसका कोर काम है। जब किसी वजह से बात नहीं बोली जाती या व्हाइट लाइज बोली जाती हैं, तो ऊर्जा गले में फंस जाती है। और साइंस इस ब्लॉक को फिजिकल सिम्टम्स में देखते हैं, है ना? जैसे बार बार गला खराब होना या थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब होना। हाँ, और रात को सोते वक्त गुस्से की वजह से दांत भींचना, जिसे TMJ डिसऑर्डर कहते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। इसे ठीक करने के लिए HAM मंत्रा और फिश पोज मदद करते हैं। ब्लू लेस अगाटे नाम के क्रिस्टल्स को पास रखना भी लोगों को आवाज और कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जब वो रेडियो ट्रांसमीटर साफ हो जाए तो इंसान अंदर देखना शुरू करता है, थर्ड आई चक्रा की तरफ। अजना, ये दोनों आईब्रोज के ठीक बीच स्थित है, जिसका रंग इंडिगो और एलिमेंट लाइट है, और ये एंटेना की तरह काम करता है जो ऐसी फ्रीक्वेंसी कैच करता है जो नॉर्मल कानों को सुनाई ही नहीं देती। और इसका मैकेनिज्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक और मिस्टीरियस दोनों है। फिजिकली ये चक्र दिमाग के ठीक सेंटर में मौजूद पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव होती है ना, जब अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल, पर मेलेटोनिन सिर्फ सुलाने का काम नहीं करता। ये हमारे सर्केडियन रिदम यानी अर्थ के साथ हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करता है। ओह, तो जब ये क्लॉक बैलेंस में होती है तभी दिमाग फॉग से बाहर निकलता है। हाँ, और तभी इनर विजन, जिसे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में सिद्धीज या इंट्यूशन कहते थे, वो एक्टिवेट होती है। तभी ओम मंत्रा का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बताया गया है। ओम की फ्रीक्वेंसी को सोर्सेज ने लगभग 432 हर्ट्ज बताया है। सही पकड़ा। ये फ्रीक्वेंसी फिजिकली स्कल को अंदर से वाइब्रेट करती है, जैसे किसी सोए हुए पुर्जे को मसाज करके जगाया जा रहा हो। इस मामले में उस लड़की मीरा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो हिल टाउन में रहती थी पर अपनी कॉर्पोरेट जॉब में आवाज भूल चुकी थी। स्क्रीन स्क्रॉलिंग और मीटिंग से उसका दिमाग हमेशा जैम्ड रहता था। हाँ, और मीरा ने ओम मंत्र का जाप शुरू किया। पीनियल ग्लैंड को वाइब्रेट करके उस साउंड ने वो सारा डिजिटल क्लटर और ब्रेन फॉग क्लियर किया। उसने थ्राटका की प्रैक्टिस भी की। थ्राटका? हाँ, यानी किसी कैंडल की फ्लेम पर बिना पल के झपकाए फोकस करना। एग्जैक्टली। इस प्रैक्टिस ने उसके ऑप्टिक नर्व्स और पीनियल ग्लैंड को डायरेक्टली ट्रेन किया। नतीजा ये निकला कि उसने फाइनली उस रास्ते को चुना जो उसकी गट फीलिंग सालों से बता रही थी। वाओ, मॉडर्न इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बाहर निकलकर एक डीप नोइंग पर भरोसा करना सीख गई वो। क्या सफर है, रूट्स की सिक्योरिटी से लेकर फ्लो की क्रिएटिविटी तक। यहाँ से बाउंड्रीज की आग और दिल की माफी तक, फिर उस सच्चाई को आवाज देना और फाइनली बंद आंखों से सच्चाई देखना। जब इतना सब क्लियर हो जाता है तब आता है आखिरी पड़ाव, द कॉस्मिक कनेक्शन, क्राउन चक्रा या सहस्रारा।
सर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमाल। इसे वायलेट या ब्राइट व्हाइट लाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आकर हर तरह की डुअलिटी खत्म हो जाती है। मेरा और तेरा, अच्छा और बुरा, ये सब माया लगने लगते हैं। इंसान का अपना ईगो मिट जाता है और एक प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का एहसास होता है। यहाँ उस माया नाम की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट की कहानी आती है ना। हाँ, उसके पास दुनिया की सारे मटीरियलिस्टिक सक्सेस थी, पैसा, पोस्ट, पहचान सब था, पर वो अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड थी। एक भारी टेंशन हेडेक उसके सर में हर वक्त बना रहता था। और उस एग्जॉस्शन को दूर करने के लिए उसने ओम मंत्र की चौथी बीट का इस्तेमाल शुरू किया। पर चौथी बीट ओम में तो 3 ही सिलेबल्स होते हैं, आ, ऊ और एम। ये चौथा क्या है? देखो, जो 3 सिलेबल्स हैं वो क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिसोल्यूशन को दर्शाते हैं। लेकिन बोलने के बाद जब आवाज बंद होती है तो एक पूरी खामोशी, एक साइलेंस रह जाती है। वही चौथी बीट है। हाँ, वो साइलेंस। माया ने उस साइलेंस में एंटर किया, जहां ईगो बोलना बंद कर देता है। उस खामोशी में उसे रियलाइज हुआ कि उसका हेडेक फिजिकली किसी बीमारी का नहीं था, वो दरअसल लाइफ को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करने के इल्यूजन का बोझ था। उस एहसास ने उसको बताया कि वो अकेले इस दुनिया की लड़ाई नहीं लड़ रही। वो ओशन में गिरने वाली एक बूंद नहीं है, बल्कि एक बूंद में पूरा ओशन मौजूद है। और उसका टेंशन, हेडेक ठीक हो गया। बिल्कुल सही। पर एक बात चुभ रही है इस कहानी में। माया एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिस्ट थी। उसने ये प्रोफाउंड वननेस एक्सपीरियंस कर ली, ईगो डिसॉल्व हो गया। लेकिन उसे अगले दिन वापस उसी कट थ्रोट ऑफिस में जाना था जहां टारगेट्स और प्रमोशंस चलती हैं। तो जो इंसान एक बूंद में पूरा ओशन देख ले, वो वापस एक्सेल शीट्स और पावर पॉइंट में मन कैसे लगाएगा? क्या ऐसी एनलाइटनमेंट इंसान को आम जिंदगी जीने के काबिल छोड़ती है? ये एक आम गलतफहमी है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब पहाड़ों पर जाकर गुफा में बैठ जाना है। डिटैचमेंट का मतलब लाइफ से भागना या एक्शंस छोड़ देना नहीं है। फिर क्या मतलब है? इसका मतलब अपने काम के फाइनल रिजल्ट से उस अटैचमेंट को तोड़ देना है जो ईगो को फ्यूल करती है। माया वापस ऑफिस जरूर जाएगी, लेकिन इस बार वो सर्वाइवल या घबराहट की वजह से रिएक्ट नहीं करेगी। जैसे सॉस में लिखा था, शी वॉज नो लॉन्गर चेजिंग, शी वॉज फ्लोइंग। एग्जैक्टली। वो अपना काम और ज्यादा क्लैरिटी और फोकस के साथ करेगी, क्योंकि उसमें खुद को बड़ा साबित करने की बेचैनी नहीं रही। अवेकनिंग एक्चुअल रियलिटी को और डीपली जीने का नाम है, बिना ईगो के शोर के। कमाल है। इन 7 चक्रस का ये मैप दरअसल इस बात का प्रूफ है कि हमारी लाइफ का हर हिस्सा, चाहे वो सर्वाइवल हो, बाउंड्रीज हो या अल्टीमेट ट्रूथ, एक दूसरे के साथ सिंक में आना चाहता है। बिल्कुल। इन ऊर्जा केंद्रों का बैलेंस दरअसल एक इन्विटेशन है अपनी पूरी कैपेबिलिटीज को रियलाइज करने का। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सोच पर विचार करना लाजमी है। हम रोज किसी ना किसी परेशानी से जूझते हैं। आज आईना देखते वक्त एक सवाल खुद से करना जरूरी है। कैसा सवाल? लाइफ में जो सबसे बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो डर हो, एक्सप्रेशन का ना होना हो या दिल का दर्द हो, क्या वो बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम है या अंदर के किसी एनर्जी सेंटर की भूली हुई आवाज जो ध्यान मांग रही है? अगली बार जब गुस्सा आए या डर लगे, बस खुद से पूछिए, ये मेरे किस एनर्जी सेंटर की आवाज है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोलफुल जर्नी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वक्त और एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट की। अगर आप इन चक्रास के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट amazedmindshift.com को जरूर सपोर्ट करें और विजिट करें। आपकी प्रेजेंस ही हमारी प्रेरणा है। हमेशा हंसते रहिए और याद रखिए, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सोलफुल। नमस्ते।